नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ और मैं हूं विवेक पाठक। आज विशेष बातचीत में हमारे साथ भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद हैं, जहां आज हम बात करेंगे मिशन 2024 को लेकर और साथ ही साथ उससे पहले जो 3 राज्यों का मुख्य सेमीफाइनल है उन सभी रणनीतियों को लेकर हमारी बातचीत होगी। कौशल किशोर जी, कार्यक्रम में विशेष धन्यवाद और स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। कौशल किशोर जी, अगर बात शुरुआती स्तर की जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ये प्रमुख ऐसे राज्य हैं जहां पर मुझे लगता है कि विपक्ष पूरी पुरजोर ताकत लगा रहा है कि यहां पर इन राज्यों पर अगर सत्ता काबिज हो जाती है तो 2024 में मोदी सरकार को कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती दे सकते हैं। नहीं दे सकते। 2018 में ये 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। फिर आया लोकसभा का चुनाव और जब लोकसभा का चुनाव आया तो तीनों जगह कांग्रेस एक ही एक सीट जीत पाई, सारी बीजेपी सीटें जीती। तो लोकसभा का चुनाव का और असेंबली के चुनाव में बड़ा डिफरेंस है। लोकसभा के चुनाव में नेशनल लेवल पर मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं, मोदी जी खुद ही अपना विकल्प हैं बस। नहीं, ये देखिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है एक मोरल बूस्टअप की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की अगर विशेषकर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो अभी मुख्यमंत्री हैं, पहला सवाल तो ये भी उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री के लिए आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश के लिए। और दूसरा ये कि क्या लाडली योजना जिस तरह की निकाली गई है, आधी आबादी को जो टारगेट किया जा रहा है, क्या इसको लगता है वाकई में ये चमत्कारिक साबित होगी और जो नतीजे होंगे वो बीजेपी के फेवर में होंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी एक तो वहाँ मामा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि सभी महिलाओं को बहन कहा और उनकी बच्ची और बच्चे उनको मामा कहते हैं। उनको उन्होंने सुविधाएं दी। अब जो लाडली योजना है, वो लाडली योजना तो इतनी तेज़ी से पॉपुलर हुई है कि मैं समझ रहा हूँ कि इतने तेज़ी से बूस्टअप करेगी कि वहाँ पे बिल्कुल विपक्ष का पत्ता साफ होगा और शिवराज चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बड़ी तेज़ी से पिछले बार से बहुत ज़्यादा सीटें जीत करके आएगी। राजस्थान की बात की रहा है सर, राजस्थान में तो कांग्रेस दम भर रही है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, विवाद है लेकिन एक साथ खड़े होकर लड़ेंगे चुनाव और फिर से कांग्रेस को सत्ता में लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे कि अखिलेश जी की सरकार थी, चाचा भतीजे आपस में लड़े और फिर एक साथ रहे। नतीजा आप देखें क्या निकला, इस चुनाव में भी नतीजा देखें क्या निकला। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले यही हाल जो है राजस्थान का होने वाला है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और खुद राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी के अंदर इतना ज़्यादा विवाद पैदा है। सचिन पायलट का ये बयान सार्वजनिक तरीके पर देना उनकी मजबूरी है, लेकिन अंदर का जो कष्ट है, वो अंदर का कष्ट उनके कार्यकर्ता ना बर्दाश्त करेंगे, ना वो बर्दाश्त करेंगे। और जनता में जो संदेश देने का काम किया है आपस में लड़ करके, वो चाहे गले मिल करके चले, उसके बाद भी जनता उनके साथ खड़ी होने वाली नहीं है। 5 साल में देख लिया, उनके एक मंत्री ने साफ तौर पे उनसे बोल दिया कि दूसरी जगह आप ब्लेम लगाते हैं, मणिपुर की घटना बताते हैं, आप राजस्थान की घटनाओं के बारे में, लड़कियों की जो अपमान हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, उनकी आप सुरक्षा करने का काम नहीं करते। उनको बर्खास्त कर दिया, उनको निकाल दिया मंत्रिमंडल से। तो जनता इस बात से आक्रोशित है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ पर राजस्थान पे इस बार पत्ता साफ होगा कांग्रेस का और वहाँ पर बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और बड़े पैमाने पे लोग, उनका रुझान भाजपा की तरफ, एनडीए की तरफ हो रहा है। राजस्थान में सर 2 ही प्रोजेक्शन है कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए। हालांकि आपकी पार्टी से अलग बात है, लेकिन विपक्ष पर भी एक निगाह रखी जाती है। तो सचिन पायलट जो ये दावा करते हैं कि साहब मैंने एक बहुत बड़ा जो है ग्रामीण परिवेश में जो है राजस्थान जहाँ पर कभी विकास नहीं पहुँचा, मैंने वहाँ लोगों को जोड़ा है, वो जो दावेदारी की जा रही थी। अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ,
मैं अपनी तरफ से जो है सरकार 100% बनाऊंगा वहाँ पर। तो बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो दोनों ही चेहरों में कौन कितना समकक्ष खड़ा दिखाई देता है, अगर विरोधी के तौर पर भी देखा जाए तो? दोनों लोगों को अगर देख लें तो सचिन पायलट ने इस पूरे पीरियड में जो बीत गया है लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे कि जो खुद की सरकार के खिलाफ बोलते रहे और अपनी बात कहते रहे, सरकार की कमियां गिनाते रहे। तो जब उन्हीं की पार्टी का एक लीडर सरकार की कमियों को गिनाने का काम कर रहा है, विकास पुरुष कैसे हो सकता है? वो अपने आप को विकास पुरुष कहे और वो सचिन के खिलाफ भी लगातार बोलते रहे। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, इससे ना वहाँ डेवलपमेंट का कोई काम होना ही हुआ। अब आखिरी समय पे जो कुछ घोषणाएं कर रही हैं, वो घोषणाओं को जनता जान गई है कि कुछ होने वाला नहीं है, इससे कोई फ़ायदा निकलने वाला नहीं है। और जनता का जो मोबिलाइजेशन होता है, वो जब मन बना लेती है तो किसी लालच में फंसती नहीं है। जनता के समझ में आ गया है कि राजस्थान को अगर विकसित राजस्थान बनाना है, विकसित परिवार राजस्थान के बनाने हैं, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है, कानून व्यवस्था को ठीक करना है, तो बीजेपी के साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा। और इसलिए लोगों का माइंड मेकअप हो चुका है बीजेपी के साथ खड़े होने का। लेकिन सर एक अंदर खामे से संदेश तो बीजेपी को लेकर भी है। कई चेहरे हैं जो आपस में एक साथ एक सहमति पर नहीं दिखाई देते हैं। नाम सीधे तौर पे वसुंधरा राजे का आता है, गजेंद्र शेखावत जी का आता है। कई ऐसी चुनौतियां हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक पैरामीटर्स पर खड़ा करके जो है चुनाव लड़ना है। वो कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? देखिए, इस समय हमारा कोई वहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। भाजपा चुनाव लड़ेगी और चुनाव जब लड़ेगी तो ज़्यादातर लोग भी पूरे देश में असेंबली के चुनाव और ये चुनाव जब होते हैं तो सरकार ने हमारी क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, उसके आधार पर लोगों को वोट देने मिलने का काम होता है। मैं समझ रहा हूँ वहाँ चेहरों के हिसाब से कोई वोट मिलाने की बात नहीं होना है और ना कोई कंट्रोवर्सी है। कई लोग हो सकते हैं या कई लोगों का चेहरा सामने आ सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सब लोग एकजुट होकर के एक ही टारगेट है, भाजपा की सरकार बनाना। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या रहेगी, इसके लिए सब लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और निश्चित तरीके से सब एकजुट होकर के काम करेंगे और एक तरफा उठ जाने वाला है, कहीं पर कोई विवाद होने वाला नहीं है। तो ये मान लिया जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वही अंतिम क्षण में ये तय करेगा कि आखिरकार राजस्थान अगर सरकार बनाती है बीजेपी तो वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये एकदम फाइनल मोमेंट पर ही तय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संगठन पहले भी तय कर सकती है, बाद में भी तय कर सकती है। वो पार्टी का संगठन के हमारे जो लीडर हैं, संगठन के लोग हैं, वो तय करने का काम करेंगे। ये अधिकार केवल उन्हीं को है। पार्टी में सर आप दलित चेहरा हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ही पहले एक घटना आपने देखी थी जिसको लेकर बड़ी चर्चाएं रही। खुद मुख्यमंत्री ने उनके पैर धो के उनके साथ जो एक संदेश देने की कोशिश की। लेकिन आज भी एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से आया सामने जिसमें कि एक थाने के अंदर पुलिस ने एक व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को मारपीट किया, फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं वैसे ही दलित कार्ड एकदम मतलब उभर कर आने लगा है और इसको एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर तो यूज़ करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बहुत से लोग हैं जो प्रशासन में बैठे हैं, लेकिन वो जिसकी सरकार है उनको लाइक करते हैं कि नहीं लाइक करते हैं, पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जिस सरकार के उसमें काम कर रहे हैं उसी सरकार के बारे में उल्टा सीधा मौका जब आता है तो बोल देते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं कर देते हैं। और ये एकाध रवैया जहाँ कहीं भी घटना होती है वो उसको विपक्ष ले भी जाता है या दूसरा उठाता भी है। घटना भी गलत होती जो होती, वो घटना की निंदा भी मैं कर रहा हूँ। जो भी ये घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सरकार कार्रवाई करेगी। बात यहाँ दलित या वो किसी उसकी नहीं है। बात यह है कि आपकी मानसिकता कैसी है। क्या कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है, अच्छे कपड़े पहन करके गया है, वो किसी समाज का हो, क्या उससे ऐसी हरकत लोग करते हैं? नहीं करते, कुर्सी दे करके बैठा देते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता ये है।
ऐसी गिरी हुई मानसिकता के लोग जो है वो ही इस तरह की हरकत करने का काम करते हैं, वो चाहे प्रशासन में बैठे हों चाहे समाज में बैठे हुए लोग हों। और उन्हीं को बराबरी का दर्जा देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास ये शुरू किया है। और जिसके तहत जो है, चाहे वो राजस्थान हो और चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, जहाँ कहीं पर भी हो, इन चीज़ों को लेकर के ये एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। और अब सरकार पर सभी समाज के लोगों का विश्वास भी पैदा होने का काम हो रहा है। ऐसी छुटपुट घटनाएं जो हो रही हैं उनको निश्चित तरीके से उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और जो घटना हुई है उसमें दोषी लोगों को निश्चित तरीके से सज़ा दिलाने का काम भी सरकार करेगी। मतलब मेरा सवाल जो था सर वो यही है कि क्या जैसे चुनाव आ रहे हैं, आपने बोला ठीक है उसको एक इंसान की नज़र से देखिए, उसकी आर्थिक स्थितियों को भी देखना चाहिए, वही सारी स्थितियां आप बता रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते दलित जो कार्ड है वो कहीं से जो उभर कर सामने नहीं आ रहा, उस पर एक मैसेज क्लियर होना चाहिए। लोग इस पे करने का प्रयास करते हैं। इस तरह की घटनाएं क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत हो रही है? वही मैं उसी पे आ रहा था। सोची समझी से साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो, दलित समाज के अंदर गुस्सा पैदा हो। लेकिन दलित समाज इन चीज़ों के बहकावे में आने वाला नहीं है। घटना किसी एक व्यक्ति के साथ घटी है और किसी एक व्यक्ति ने किया है, या एक दो लोगों ने एक प्लान के तहत करने का काम किया है। लेकिन जो लोगों को पूरे देश में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आवास मिले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे दलित समाज के लोगों को मिले हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को मिले हैं, मुस्लिम समाज को मिले हैं, तब अगड़े समाज के भी जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उन लोगों को भी मिले हैं। जैसे 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर है तो SC ST OBC और मुस्लिम समाज के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। इलाज का फ़ायदा उनको मिल रहा है। जैसे गैस सिलेंडर चूल्हे दिए गए, तो गैस सिलेंडर चूल्हे में अगर देखेंगे तो कौन से तबके के लोग सबसे ज़्यादा थे? कमज़ोर तबके के लोग। कमज़ोर तबका कौन है? SC और ST OBC, यही तमाम आर्थिक स्थितियों में स्थिति से कमज़ोर है, उन लोगों को आवास मिले। किसानों के खाते में जो पैसा जा रहा है वो भी उन्हीं तबके के लोगों में ज़्यादातर जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो है, जो लाभ और फ़ायदा मिल रहा है, उन घटनाओं को दबाने के लिए कुछ लोग सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से ऐसे सिरफिरे लोगों से ऐसी घटनाएं कराते हैं, जिससे लोगों में आक्रोश और गुस्सा पैदा हो। ये साजिश विपक्ष की कामयाब नहीं होगी, या जो लोग कराते हैं वो कामयाब नहीं होगी। वो चाहे दलित समाज के हों, SC ST समाज के हों, चाहे OBC को वंचित तबके के लोग हों, उनको जो लाभ मिल रहा और भविष्य में लाभ मिलता रहेगा वो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में ही मिलेगा। इसलिए वो BJP के साथ रहेंगे और BJP को वोट करेंगे। मतलब देश का जो दलित है, खासतौर से इन तीनों राज्यों के जो दलित हैं, वो विकास के साथ जाएंगे, ना कि जाति पर हो रही राजनीति के। जाति की राजनीति पे नहीं जा रहेंगे, क्योंकि जाति की राजनीति करते करते वो थक गए और उनको जाति की राजनीति पे कुछ नहीं मिला। अब अगर मिला है तो मोदी जी की सरकार में योजनाएं आई हैं, तब लोगों को आवास मिले, शौचालय मिले, इलाज मिला, पात्रगृहस्थी योजना लागू की गई। अब तो इस समय मुफ्त राशन है, वरना जो है 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, इस तरह की योजना 80 करोड़ जनता को, 80% जनता को। तो ये जो लाभ है, इस लाभ का फ़ायदा जो उनको मिल रहा है, तो उनको मालूम है कोई और आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए और एक विश्वास जो मोदी जी के प्रति पैदा हुआ, पार्टी के प्रति पैदा हुआ, शिवराज जी के प्रति भी बड़ा पैदा हुआ ये विश्वास मध्य प्रदेश में, तो लोग उनके साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। अब जाति पर बात आई तो सर ये भी याद आया कि जातिगत जनगणना को लेकर आपका एक विशेष स्टैंड है। देखिए, जातिगत जनगणना से केवल संख्या मालूम होगी, लाभ क्या होगा? लाभ तो जो है आर्थिक विषमता की वजह से ही होगा। लाभ या हानि जो भी होगा वो आर्थिक विषमताओं की वजह से। विषमता के हिसाब से ही नीतियां बनती हैं। और जाति जनगणना करने से अगर आप देखें तो पंचायत राज में या ब्यूरोक्रेसी में या प्रशासन में लोगों को, OBC को या SC ST के तबके के लोगों को, उन लोगों को
पिछड़े वर्ग के लोगों को और दलित समाज के लोगों को, SC ST समाज के लोगों को उसमें सीटें रिजर्व कर दी गई, उसका उनको फ़ायदा मिल रहा है। बाकी अगर जाति जनगणना करा लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा निकलेगा। ये केवल लोगों के अंदर जाति कट्टरता पैदा करने के लिए जाति जनगणना की बात की जा रही है। ये विकास में एक लोगों का जो बाधा पहुंचाने के लिए लोगों का मनोभाव चेंज करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। जाति जनगणना से जब जनगणना होगी उस समय सारी चीज़ें की जनगणना होती है। जब जनगणना होती है तो उसमें जाति भी लिखी जाती है और उसमें जो है क्वालिफिकेशन भी लिखी जाती है। तो फिर चलने दीजिए ना, होने दीजिए ना। तो वो जनगणना को कौन रोक रहा है। जनगणना जब होगी तो वो जनगणना निश्चित तरीके से, जब जनगणना होगी तो ये होगी, वो जो जनगणना होती आई है वो हमेशा इसी तरह होती आ रही। तो जनगणना को कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जो लोग जाति जनगणना की डिमांड कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। एजेंडा क्या है, वो एजेंडा क्या है उनका, वो एजेंडा भ्रमित करने वाला है। इसलिए SC ST OBC कहीं भी हो, उसी आधार पे जाति जब जनगणना होती है तो जातियां भी लिखी जाती है और उसी आधार पे उन लोगों का जाति सर्टिफिकेट भी बनता है कि इस ज़िले में ये जाति पाई जाती है, इस ज़िले में ये जाति नहीं पाई जाती है। उसी आधार पे तो जाति का सर्टिफिकेट बनता है। पहले से हो रही है जाति जनगणना। जब जनगणना होती है तो जातियाँ दर्ज की जाती हैं, समाज दर्ज किया जाता है, धर्म दर्ज किया जाता है, उम्र दर्ज की जाती है, क्वालिफिकेशन दर्ज की जाती है, सारी चीज़ें दर्ज की जाती है। ये जो डिमांड कर रहे हैं ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और कास्टिज्म को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए सर, आपके विचार सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात है जो पिछले जो लोकसभा चुनाव जब होने वाले थे तब ये बात निकल के आई थी और आर्थिक आरक्षण की बात निकली थी। एक बिल पेश हुआ, आर्थिक आरक्षण को जो है मंजूरी दी गई जनरल कास्ट के लिए। आर्थिक आरक्षण पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, और ख़ास तौर से उसके बाद फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन की जो गुंजाइश की जा रही थी वो नहीं हुआ। जहाँ तक जातिगत स्थितियों की बात की आपने, बहुत ठीक लगा। आर्थिक आरक्षण पर आपको क्या लगता है कि सिर्फ जातिगत स्थितियों में इसे बंद कर रहना चाहिए या फिर हर जाति के लिए, हर किसी के लिए? डिमांड ये थी कि SC और ST के लोगों को, OBC के लोगों को आरक्षण दे दिया गया, जनरल लोगों को, गरीब तबके का आरक्षण नहीं निश्चित किया गया। जबकि बाकी की सीटें SC और ST जितनी हैं, सीटें रिजर्व हैं, उन्हीं पे उनका होता है, बाकी तो होना नहीं, बाकी तो सब जनरल का था। जनरल में भी गरीब तबके को आरक्षण मिले तो वो गरीब तबके के लोगों को आरक्षण डिसाइड किया गया 10% का। उसमें शहरी क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था साल की इनकम कुछ 55-56 हज़ार रुपये साल की, ग्रामीण क्षेत्र की 46,000 या 47,000 साल की। ये आर्थिक स्थिति का जो तय है, उस गरीबी रेखा के नीचे जो सवर्ण समाज के लोग आते हैं, जनरल समाज के आते हैं, उनको आरक्षण देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये कानून पास भी हो गया, पार्लियामेंट में भारत के संविधान में संशोधन हो गया और इसको सब जगह लागू भी किया जा रहा है। तो सर, जातिगत आरक्षण को सिर्फ एक जाति तक ही क्यों रखा जाए? क्यों नहीं एक सब समान होकर एक जातिगत स्थितियां आरक्षण में जाएं? आरक्षण में वो तबके, वो समाज जिनको जाति आधार पर नेगलेक्ट किया गया, उनके हाथ का पानी ना पीना, उनके यहाँ बैठना नहीं, उनको अलग देखना, उनको अलग भाव से देखना, उनको अछूत कहना, ऐसी एक अनुसूची बनाई गई। उस अनुसूची में जितने लोग शामिल हुए उनको अनुसूचित जाति कहा गया। जो ट्राइबल जातियां थी, जो जंगल में रहती थी, आदिवासी थी, वनवासी थी, कौन कौन सी जातियां थी, उन जातियों को शेड्यूल ट्राइब घोषित किया गया, अनुसूचित जनजाति किया गया। उनको अलग से विकास की मुख्य धारा में ऐसी जातियों को शामिल करने के लिए उनकी अनुसूची बनाई गई कि इनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए हिस्सेदारी देने के लिए कि आपको आरक्षण दिया गया कि अगर पार्लियामेंट में हैं तो इस समाज के लोग भी इतने लोग जाने चाहिए, इस समाज के लोग भी इतने % जाने चाहिए। उसी तरह पंचायत में इसी समाज के लोग भी जाने चाहिए। महिलाओं को आरक्षण दिया गया तो महिलाओं को जो आरक्षण सुनिश्चित किया गया वो 33% किया गया, वो जनरल में भी लागू है
और वो जाति भी आधार पे अगड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग में भी लागू है। तो ये भागीदारी के लिए है कि हिस्सेदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, वरना कुछ दबंग लोग हैं चीज़ें से लोगों को छीन लेते हैं। तो ये इसलिए लागू किया गया कि जब जाति आधार पर उन लोगों को देना आवश्यक हो जाएगा तो उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। जब उनको हिस्सेदारी मिलेगी तो निश्चित तरीके से किसी को आप कुछ पैसे दे दीजिए, भले उसे गिनना ना आता हो, लेकिन वो गिनना शुरू कर देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से जब लोग पार्लियामेंट पहुँचे, असेंबली पहुँचे, अधिकारी बने, तो एक चूँकि जाति ही समाज में लोगों की शादियाँ होती, रिश्तेदारी होती, तो लोगों को लगा ये हमारा अपना है, तो मनोबल बढ़ा, आत्मबल बढ़ा। इस देश के विकास में जातिगत आरक्षण ने एक अहम भूमिका अदा करने का काम किया है, हिस्सेदारी बढ़ाई है लोगों की। सर चलिए अपने प्रदेश चलते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मौलालगंज से आप सर सांसद रहे और वहाँ की जो स्थितियाँ, क्योंकि लखनऊ से एक जुड़ाव अटल जी का भी हो जाता है। अटल जी की एक सीधी सीधी एक सोच रही कि सभी लोगों को साथ में लेकर काम करना है, और जिस तरह की स्थितियां अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, जिस को आप जान रहे होंगे कि जो उत्तर प्रदेश के 3 बंटवारे को लेकर जिसकी स्थितियां बनी थी मायावती शासन में, जब उस समय स्थितियां चल रही थी, अभी कुछ लोग उसको हवा दे देते हुए फिर से लग रहे हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं लगा रहे हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश को बंटवारे की दरकार अभी नज़र आती है, या फिर ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल एजेंडा है कुछ लोगों का? नहीं, उत्तर प्रदेश की बंटवारे की जरूरत नहीं, बंटवारा हो गया। जहाँ जहाँ जिन प्रदेशों में जहाँ जरूरत थी, पहाड़ को लेकर के बंटवारे की उत्तराखंड की डिमांड थी, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का बन गया एक हिस्सा। बिहार में डिमांड उठी तो झारखंड बन गया, आदिवासी समाज को लेकर के गया। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में उठा तो छत्तीसगढ़ बन गया। आंध्रा में उठा तो तेलंगाना बन गया। तो इस तरह जहाँ वास्तव में जन आंदोलन थे, जरूरत थी, डेवलपमेंट पीछे था, वो बन गया। मतलब अब जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा है। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास हो रहा है और 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश वहाँ पर आकर के कानून व्यवस्था ठीक हुई, योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ ना उसकी कोई ज़रूरत है। अब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने पे उसको एक एजेंडे के रूप में काम करने का काम कर रहा है। एक अहम भूमिका योगी जी के नेतृत्व, चाहे बड़ा राज्य है लेकिन विकास की राह पर है। और विकास की राह पर जब रहेगा तो है, विकास करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति नहीं होगी तो विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आत्मनिर्भर विकसित भारत, आत्मनिर्भर परिवार, विकसित परिवार बनाने में सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इस तरह का जो काम कर रहे हैं, तो मोदी जी सबको लेकर के चलने का काम कर रहे हो। मैं समझ रहा हूँ 100 साल एडवांस की बात वो सोचते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। 80 में से कितने नंबर हम उत्तर प्रदेश से चुनाव में? हम 1-2 सीटों पे को शायद रह जाए तो रह जाए, नहीं तो हम 80 की 80 जीतेंगे और 2014 के आंकड़े को हम क्रॉस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कई अपने महत्वपूर्ण भाषणों में जीत की गारंटी का आश्वासन दिया, बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आया। क्या कारण समझा जाए इस चीज़ का, जितना आप लोग महसूस कर पाए हो? देखिए, विपक्ष जो है के पास कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष के पास एक ही स्लोगन है। कांग्रेस बोलती है मोदी तेरी कबर बनेगी, खुदेगी। इस पर विपक्ष ने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, यानी मोदी जी की कबर बने, इस पर पूरा विपक्ष सहमत है। वरना किसी कोई विपक्ष को इस बात की, पवन खेड़ा के इस बात का विरोध करना चाहिए था। न कांग्रेस के लोगों ने किया, हाँ, और न जो है किसी और ने किया। एक बात। दूसरी बात जो है, विपक्ष मोदी जी को हटाने की बात करता है, भाजपा और एनडीए को हटाने की बात नहीं करता।
ये बड़ा सवाल है। मोदी जी को हटाने की बात क्यों करते हैं? मोदी जी ने 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन, इसके पहले 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। मोदी जी के नेतृत्व में 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज। मोदी जी के नेतृत्व में 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे फ्री में। 3.5 करोड़ लोगों को, बेघर लोगों को आवास। 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार की 3 किस्तें, 6,000 रुपये साल किसानों के खाते में। लोगों को शौचालय। विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, मेक इन इंडिया के लिए काम करना। इसके लिए जो फ़ायदा मिल रहा है दूसरे दल के लोगों को भी, जो उनके समर्थक हैं, उनको भी लाभ मिल रहा है। नेशनल चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें 20, 25, 30% विपक्ष के दल का वोट टूट करके आ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं ना अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, न नीतीश जी बनने जा रहे हैं, न लालू यादव, न राहुल गांधी, न जो है सोनिया जी, न वो क्या नाम है उनका, बंगाल की ममता बनर्जी, ये कोई बनने, न केजरीवाल। तो इनका ही वोट टूट करके, आप देखते हैं दिल्ली में देखते हैं 70 में 67 सीटें पिछले बार जीती, इस बार 63 सीटें जीत करके आई, जीत के आते हैं। लेकिन 7 की 7 सीटें बीजेपी लोकसभा में जीत के आती है। तो लोकसभा में पूरे देश की जनता ने मान लिया कि मोदी जी के का कोई विकल्प नहीं। मोदी जी का विकल्प खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दिल्ली में सर बड़ी अलग चर्चाएं हैं। दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि एमसीडी में हारने के बाद बीजेपी ने अभी से अपने विजय रथ जो है लोगों के बीच में प्रचार के लिए निकाल दिए हैं। देखिए, एमसीडी का चुनाव और विधानसभा का चुनाव कोई मायने नहीं रखता। हमने बताया ना कि छत्तीसगढ़ है और आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान लोकसभा विधानसभा हारे थे। लोकसभा हम सब सीटें जीत के आए, एक सीट हारे तीनों जगह, सब हमारे पास ही, बीजेपी के पास। इसी तरह यहाँ पर भी। तो एमसीडी के चुनाव का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 7 लोकसभा की सीटें, 7 बम्पर पैमाने से दिल्ली की भी सीटें हम जीतेंगे। और इस बार 350 से ज़्यादा बीजेपी सीट के जीतेगी लोकसभा में, और 400 से ज़्यादा एनडीए सीटें जीत करके पूरे देश में आएगी। क्योंकि अब देश की जनता समझदार है। देश की जनता ये देख रही है कि मोदी जी को पाकिस्तान पसंद नहीं कर रहा है, मोदी जी को आतंकवादी पसंद नहीं कर रहा है, मोदी जी को चीन पसंद नहीं कर रहा है, मोदी जी को अफ़गानिस्तान पसंद नहीं कर रहा है। और मोदी जी के को हमारे देश के कौन कौन नेता हैं जो चीन, पाकिस्तान, आतंकवादी, अफ़गानिस्तान की हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहे हैं, वही लोग मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं। इसलिए चंद्रयान भी जब उतरा तो इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ नहीं की, कांग्रेस ने जो है नेहरू जी की तारीफ करने का काम किया। नेहरू जी ने बंटवारा कर दिया पूरे देश का, इसकी जिम्मेदारी लेने का काम नहीं किया कांग्रेस ने। तो ये अंदर उनके अंदर ये है। जेडीयू ने मोदी जी के प्रति गलत बोलने का काम किया, जबकि उन्होंने इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनकी तारीफ करने के लिए बोला। तो इस तरह से उनसे बात पता चलती है कि इनके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है, मोदी हटाओ वाद केवल फैला हुआ है। इसलिए उनका 20 से 25-30% वोट बीजेपी को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा, बम्पर जीत होगी पूरे देश में। सर, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो लद्दाख घूम रहे हैं आजकल, बड़ा शानदार फोटोशूट होता है। बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा दूसरी शुरू हो रही है। पूरी एक मतलब एनर्जी से भरे हुए राहुल गांधी जो है इस समय नज़र आ रहे हैं। दोबारा संसद में वापसी के बाद तो मानिए कि वो मान के बैठे कि एक नफ़रत और मोहब्बत की जो है ये लड़ाई है, 2024 नहीं। जिनको ये नहीं मालूम कि आलू से सोना बनता है कि नहीं बनता, जिनको ये नहीं मालूम कि अरहर का पेड़ कैसा होता है, ज्वार का पेड़ कैसा होता है, भिंडी जो है पेड़ में लगती, ज़मीन में लगती है, जिनको ये नहीं मालूम वो इस तरह की बातें करते हैं। क्या वो कब बोल जाएंगे ये उनको पता नहीं। भारत जोड़ो यात्रा एक कर चुके हैं, दूसरी कर लें, उससे कोई बेनिफिट और मिलने वाला नहीं। उनको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक शायद जीत गया हो। कर्नाटक की सभी सीटें लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत करके आएगा। वो विधानसभा का चुनाव था, ये लोकसभा के चुनाव में कुछ इनको लाभ मिलने वाला नहीं। रही राहुल गांधी जी की बात, तो वो
कब क्या बोलेंगे उनको पता नहीं, कब क्या करेंगे। उनको भी कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, भारत जोड़ो की जगह। कांग्रेस के नेता जो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं उनको, उनकी बातों से वो बेचारे कुछ नहीं करते, अपना सर पीट लेते हैं। इनकी बातें कुछ निकलती हैं ऐसी कि जितना करा धरा है सब आखिरी में ऐसा कर देते हैं कि पुरु की हाथी बन जाते हैं। जैसे पुरु का हाथी अपनी सेना को रौंद दिया, वैसे राहुल गांधी जी पुरु के हाथी हैं और अपने ही विपक्ष को रौंदने का काम कर रहे हैं। लद्दाख में रहकर सर याद आता है कि लद्दाख को लेकर कभी बहुत शानदार बयान उन्होंने दिए हैं, सरकार को घेरा है, कहा है कि चीन ने आके कब्जा किया है। कोई चीन ने कहीं कब्जा नहीं किया है, और चीन को जो है धूल फका दी हमारे सैनिकों ने। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा, आप देखे होंगे चंद्रयान जब उतरा तो हमारे सैनिक डांस कर रहे थे, गीत गा रहे थे। ये है राष्ट्र भावना। और विपक्ष जो है, हर नागरिक खुश था, किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी वर्ग के लोग जश्न मना रहे थे खुशी से। और विपक्ष जो है अपना मातम मना रहा था, वो मोदी जी को गाली देने का काम कर रहा था, मोदी जी पे कमेंट करने का काम कर रहा था, अपनी तारीफ़ें करने का काम कर रहा था। तो जनता ने मान लिया, और ये जनता का जो हर्षोल्लास है, एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक के लिख दिया अपने उस पर, मैंने देखा वो कमेंट कर रहा था कि चंद्रयान भले सफल उतर गया हो मगर मोदी जी वोट नहीं देंगे। ये भावना आप सोचिए, मोदी मतलब चंद्रयान को उतरने की बात जो है आप वोट से जोड़ रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर डर है कि ये लोग सब वोट देने जा रहे हैं, ये डर पैदा हो गया उनके अंदर। तो ये ऐसी भावना रखने वाले लोगों के साथ जनता नहीं खड़ी है, और जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, एनडीए के साथ खड़ी है, राष्ट्र के निर्माण के लिए खड़ी है। आने वाले 25 साल तक, 2047 तक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार रहेगी। तब तक 25 साल तक के विपक्ष केंद्र में आने वाला नहीं है। सर, दो एजेंडे हैं जो कि मुझे लगता है कि 2024 में विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बनाने चाहिए। मैं अगर कैटेगराइज करता हूँ ए और बी, तो ए में मैं लेता हूँ सबसे पहले 370 कश्मीर से, दूसरा फिर मैं लेता हूँ राम मंदिर, और तीसरा लेता हूँ मैं अब ये चंद्रयान 3। और फिर बी कैटेगरी में वो प्रभावी योजनाएं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर कहा कि जनता का विकास असल में यहाँ होता है। इसमें आपके स्मार्ट सिटीज़ भी आते हैं, इसमें घर घर जो है चूल्हा और गैस पहुँचाने की बात आती है, महिलाओं किसानों के पेंशन की डायरेक्ट खाते में बात आती है। तो असल में जो एजेंडा होगा वो ए की साइड जाएगा या बी की साइड में जाएगा, बीजेपी किन को प्रमुख मुद्दों में शामिल रखेगी? तो अपनी उपलब्धियों, ये हमारे सामूहिक मुद्दे हैं, और जनता जान रही है कि कश्मीर में भारत का संविधान लागू हो गया, धारा 370 खत्म हुई, 35 से ख़त्म हुई। वहाँ पर जो है जनता के अंदर, केवल वहाँ नहीं पूरे देश में जनता का हर्षोल्लास रहा, उसका लाभ मिलेगा। और चंद्रयान का भी जो है वो राष्ट्र के निर्माण का है। जो लोग इसका विरोध करेंगे, निश्चित तरीके से जो विरोध करेंगे उसकी वजह से हमको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, युवाओं को लेकर सर कई बयान आपके देखे गए हैं। आपने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लड़कियों के लिए खास तौर से कई जो बातें कही हैं। क्या आप लिव इन रिलेशंस पर थॉट रखते हैं, और ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनके लिए जो आपने कहा था? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप का क्या मतलब है, लड़का हो या लड़की। अगर कोई लड़का बगैर शादी किए किसी लड़की के साथ रह रहा है, या कोई लड़की बगैर शादी किए किसी लड़के के साथ रह रही है, इसको ना लड़के के माँ बाप पसंद करते हैं, न लड़की के माँ बाप पसंद करते हैं। सार्वजनिक तरीके से बात कहने में तो लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। जैसे फिल्म में दो दुश्मन हो और एक दुश्मन की लड़की दूसरे दुश्मन के लड़के से प्यार करने लगती है, तो ऑडियंस जो बैठे देख रही है वो अंत में निर्णय यही लेती है कि इन दोनों का मिलाप हो जाना चाहिए। लेकिन असली जीवन में क्या कोई करेगा? असली जीवन में किसी की लड़की या किसी का लड़का दुश्मन की लड़की या दुश्मन के लड़के से
मोहब्बत करने लगे तो असली जीवन में क्या उसे हजम करेगा, बर्दाश्त करेगा क्या? असली जीवन और नकली जीवन का फ़र्क है। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग भी जा रहे हैं वो आज सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। लिव इन रिलेशन में क्यों रह रहे हैं आप जो है सुरक्षित जीवन में रहिए ना, सिक्योर्ड जीवन जीजिए। आप रहना चाहते हैं तो बाकायदा लिखा पढ़ी कर लीजिए कि हम इनके साथ एज ए पति पत्नी के रिलेशन में रह रहे हैं। बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, शादी कर लीजिए, जाकर के रहिए। माँ बाप के खिलाफ भी रहना चाहते हैं रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप है कहाँ? उन लोगों में है जो लोग अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं। ये मॉडर्न एज का एक नया वो है। हाँ, गांव में इसको बड़े खराब शब्दों में कहते हैं, मैं उसका यूज नहीं करना चाहता। गांव में लड़की लड़के भाग तो जाते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए आपको अपवाद में शायद मिल जाए, नहीं मिलेंगे। भाग जाएंगे, शादी कर लेंगे, लड़की वाले मुकदमा करेंगे, जेल जाएगा, फिर भागेगी लड़की तो फिर शादी हो जाएगी, या मिलके शादी कर लेंगे, सब कर लेंगे। लेकिन बगैर शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में आपको गांव में या गैर पढ़े लिखे लोगों में ये नहीं मिलता। ये एक नया फैशन लोगों ने कर दिया, और लोग जो बहुत मॉडर्न बनते हैं और वो लोग इसको बूस्टअप करने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या उनके घर की लड़की या लड़का, किसी के घर की लड़की या लड़का, किसी का भाई या बहन या बाप, जो भी हो, उनके बच्चे अगर वास्तव में इस पोजीशन में रहने लगे तो क्या लाइक करेंगे, क्या पसंद करेंगे? क्या वो इस लिव इन रिलेशनशिप को जायज़ ठहराएंगे? क्या मैं समझता हूँ नहीं ठहराएंगे। बातें कुछ कहने में, सपोर्ट करने में अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं लिव इन रिलेशनशिप के विरोध में हूँ। कतई नहीं होना चाहिए। इससे अपराध बढ़ने के अलावा और जो संस्कार इससे अच्छे जाने वाले नहीं हैं, और इससे अपराधी बढ़ते हैं। और आप देख रहे होंगे तमाम घटनाएं लड़कियों के साथ घटी हैं वो लिव इन रिलेशनशिप की ही ज़्यादातर है। जी ठीक है सर। एक विशेष मुहिम सर आपने बहुत शानदार शुरू की है युवाओं को लेकर, और वो है नशा मुक्ति अभियान। किस तरह ये सोचा आपने और किस तरह से इस अभियान को जो मजबूती दे रहे हैं, और आने वाले समय में युवाओं को लेकर इस नशा मुक्ति से जोड़कर किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं? ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को यह ऐलान किया था कि युवाओं को नशा छोड़ना चाहिए, और 272 जनपद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था। माननीय अमित शाह जी ने भी इस अभियान में शामिल होकर के और तमाम कार्यक्रम किए। अभी 20-25 दिन पहले 1,44,000 किलो ड्रग्स पकड़ करके जलाया। इसके पहले भी जलाने का काम किया। मैंने अपने जीवन में शराब की एक बूंद नहीं लिया, एक चुटकी मसाला भी गुटखा ने नहीं लिया, एक सिगरेट का कच भी नहीं लिया। मगर मेरा एक बेटा आकाश किशोर उस दोस्तों के चक्कर में पड़ करके शराब पीने लगा, और ये बात हमें 4 साल बाद पता चली कि उन लोग नशा चुरा के करते। उसको एडमिट कराया, 6 महीने मैंने ड्रग एडिक्शन सेंटर में, ठीक हो गया। मैंने शादी कर दी, पत्नी श्वेता है, हम काम किए हुए हैं, बच्चा हो गया। फिर दोस्तों के चक्कर में पड़ गया, फिर पीने लगा। फिर उसको मैंने 4-5 जगह एडमिट कराया, और फिर वो घर पे ही था। मैं पितम्बरा पीठ माता जी के मंदिर में था। उसका सुबह फ़ोन 6 बजे आया कि पापा खून की उल्टी हुई। मैं डर गया। माता जी से भी मैंने प्रार्थना की कि मेरी शेष उम्र उसको, मेरे बेटे को दे दे। एडमिट कराया गया उसे, लेकिन उसका लीवर डैमेज हो गया, और विगत 19 अक्टूबर 2020 को डेथ हो गई। मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक है। हम अपने बेटे को नहीं बचा सके नशे से, उसकी ज़िंदगी नहीं बचा सके। ये बात हमें पूरे ज़िंदगी भर, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक सालती रहेगी मुझे। पूरा साल भर मेरी पत्नी बेड पे, जिस समय उसकी आंख रात में खुलती थी, हाय भैया हाय भैया, यही चिल्लाती थी। साल भर बड़ी मुश्किल में कंट्रोल करके
अभी अब नॉर्मल है, नॉर्मल स्थिति में नहीं ला पाया है। नॉर्मल का मतलब ये है कि चिंता उसी की लगी रहती है। हाँ, इतना गम है। तो चिता में आग कोई जलाने के लिए तैयार नहीं थे, ना बच्चे ना हम, कोई नहीं। तो सामूहिक तरीके से चिता में आग लगाते समय ये लिया कि मेरे बेटे का बेटा बिन बाप का हो गया, मेरी बहू विधवा हो गई, अब कोई और लड़की विधवा ना हो और किसी का बच्चा बिन बाप का न रहे। इसलिए हमने सोचा इसको हम डिक्लेरेशन करेंगे, खुलेआम घोषणा करेंगे। और तब हमने एक घोषणा की, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का अपने नाम से हमने एक ट्रस्ट बनाया और इस आंदोलन को शुरू किया 3 दिसंबर 2020 को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 1000 लोगों से नशा न करने का संकल्प शुरू कराया। आज दसियों करोड़ लोग नशा न करने का संकल्प ले चुके हैं। जो नशा नहीं करते, हमें उन्हें नशा की दुनिया में नहीं जाने देना। हम नशा करने वालों पे काम नहीं करते। जो नशे की शुरुआत नहीं किए हैं वो शुरुआत ना करें, उनको हम नशे से बचाना चाहते हैं। नशा करने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चों को नशा नहीं कराता, वो अपने बच्चों को नशे से दूर रखना चाहता है। इसलिए हमारे इस आंदोलन में कुछ नशा करने वाले लोग भी शामिल हैं और इसलिए शामिल हुए कि हम अपने बच्चों को नशे से बचाना चाहते हैं। हम तो फंस गए, हमारे बच्चे ना फंसे। तो ये एक आंदोलन है, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। नशा हमारे देश में 20 लाख लोगों की हर साल जान ले रहा है। आज़ादी के आंदोलन में राजीव दीक्षित के कथनानुसार 6,32,000 लोगों की कुर्बानी हुई 90 साल में। हर साल नशे की वजह से 20 लाख लोग मर रहे हैं। नशे की पहली दुकान कलकत्ता में क्लाइव नाम के अंग्रेज ने खोली। हमारे देश में तंबाकू और अफीम ये सब लेकर के पुर्तगाली आए। जानवर गांजा और भांग का पेड़ नहीं चढ़ता, आदमी खा रहा है, आदमी पी रहा है। तो बड़े पैमाने पे ड्रग्स का हमारे देश में व्यापार हो रहा है। नशा बेचने वाला नशा नहीं करता, शराब बेचने वाला, ड्रग्स बेचने वाला, अफीम, चरस, कोकीन, स्मैक, गांजा बेचने वाला, यहाँ तक कि सिगरेट बेचने वाला बैठ करके सिगरेट नहीं पीता दुकान पर, केवल व्यापार कर रहा है, नई पीढ़ी के लोगों को बर्बाद कर रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है हमारे देश की प्रतिभा को ख़त्म करने की। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, अपने भाइयों को जब राखी बांधने जाएं तो टीका लगाते समय, राखी बांधते समय नशा न करने का संकल्प कराएं। जो लोग शादीशुदा हैं अपनी पत्नियों को अपने भेजें, वो लोग भी यही करें, नशा न करने का संकल्प। और रक्षाबंधन, नशा मुक्त रक्षाबंधन अपने त्यौहार नशा मुक्त त्यौहार बनाएं, वरना नशे के राक्षस पहले से घात लगाए बैठे हैं नई पीढ़ी के वो नौनिहाल बच्चों पर। उनको नशे में दुनिया में डाल करके उनको जीते जी मार डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये मुहिम है कि हम उन चिरागों को जलाए रखना चाहते हैं जो नशे की आंधी में समय से पहले बुझ जाते हैं। या ये मान लें कि हम नई पीढ़ी के उन लड़के और लड़कियों को उनकी पूरी ज़िंदगी जिंदा रखना चाहते हैं जो नशा करके समय से पहले मर जाते हैं। जैसे मेरा लड़का नशा करके समय से पहले मर गया, मेरी बहू विधवा हो गई। मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अपनी लड़की की शादी, अपने घर की बच्चियों की शादी पान मसाला तम्बाकू खाने वाले भी लड़के से मत करना। कैंसर हो जाएगा, मर जाएगा, लड़की विधवा हो जाएगी। अगर आपका लड़का भी नशा करता है तो उस लड़के की भी शादी मत करना। अगर मैं अपने लड़के की शादी नहीं करता तो आज मेरी बहू विधवा नहीं होती और मेरे बेटे का बेटा बिन बाप का नहीं होता। इसलिए नशा करने वाले लोगों से अपने बच्चे की शादी ना करें। नशा करने वाला लड़का है तो उसकी भी शादी करके किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये मेरा अनुरोध है। सर, पूरी सहानुभूति आपके लॉस पर, लेकिन जिस तरह से आपने इसे एक चुनौती के रूप में इस देश के अंदर बदलाव के तौर पर लिया, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने TV27 पर आके अपनी ये विशेष बातचीत रखी और हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, जिन्होंने साफ तौर पर मिशन 2024 से लेकर देश के बदलते स्वरूप का और राजनीतिक पटल पर जो बदलाव होने जा रहे हैं और मिशन 2024 में जिस तरह के नतीजों की हम उम्मीद कर सकते हैं उस पर अपनी बात रखी है। इस विशेष कार्यक्रम में मुझे फिलहाल दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहिए TV27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।